स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग। ये आपका ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कराएंगे। आपको पता होगा भूगोल में 70 नंबर का ही एग्जाम होता है। प्रत्येक सब्जेक्ट में 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, लेकिन भूगोल में 25 ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा। बाकी 45 नंबर का सब्जेक्टिव और 30 नंबर का जो है प्रैक्टिकल नंबर है। तो ध्यान से देखिए, ये आपका मॉडल पेपर 2026 है और वर्मा प्रेस जो बुक है उसका सेट 1 है। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से समझिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को। समझ गए। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो यात्रियों का वृत्तांत, पुराने मानचित्र, प्राचीन महाकाव्य। ये है चंद्रमा से चट्टान के नमूने, ये लाएंगे तो भौगोलिक जानकारी थोड़ो है। ये कौन सा भौगोलिक जानकारी है? भौगोलिक मतलब भूगोल, मतलब पृथ्वी के बारे में जो जानकारी है। तो कौन नहीं है? तो चंद्रमा से चट्टान के नमूने। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? सिंगापुर। निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि जो है अफ्रीका में है। समझ गए। निम्न में से कौन सा विकास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो आकार में वृद्धि नहीं, आकार की स्थिरता नहीं, गुणवत्ता में साधारण परिवर्तन नहीं। तो गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, ये सब याद रखना आपको। और साथ ही साथ टॉप 100, टॉप 150 सब क्वेश्चन आएगा, उसको भी देखना आपको। निम्न में से किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल रहा है? डेनमार्क में। अमेरिका का रस्टी ब्राउल, रस्टी ब्राउल मतलब क्या होता है? जिसमें जंग लगता है, किसे बोलते हैं? पिट्सबर्ग। अब भारत का पिट्सबर्ग कौन है? पिट्सबर्ग अमेरिका में है। भारत का पिट्सबर्ग पूछे तो टाटा मतलब जमशेदपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लो अयस्क कारखाना है इसलिए। आइसोक्रोन वे रेखाएं जो समानता वाले स्थान को जोड़ती है, तो वो समय दूरी को जोड़ती है। क्या जोड़ती है? समय दूरी। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रेलवे कहाँ से कहाँ तक चली? ये चली थी पर्थ से सिडनी तक। बढ़िया से देखिए इसको, इसमें सब्जेक्टिव बताएंगे और 3-4 क्वेश्चन कल आपका एग्जाम में रहेगा। स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है? वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की है, लगभग 1100 है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। लिंगानुपात क्या होता है? तो प्रति 1000 महिलाओं पे पुरुषों की संख्या। एक महानगर की जनसंख्या कितनी होती है? लगभग 100 लाख। 100 लाख मतलब 10 मिलियन। 100 लाख मतलब 10 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होता है। आगे, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़कों, नदी और नहरों के किनारे विकसित होती? रेखी बस्ती। जैसे ये देखिए, ये सड़क है, इधर जो बस्ती होगा उसको बोलते हैं रेखी बस्ती। एक वृत्ताकार बस्ती भी होता है, जैसे ये देखिए, ये झील है, पोखर है, इधर जो बस्ती पाई जाएगी ये वृत्ताकार होगा, तो रेखी बस्ती होता है सड़क के किनारे। निम्न में से किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रमुख है? प्राथमिक आर्थिक क्रिया, खेती बाड़ी, जो पशुपालन है, बागवानी, शिकार, आखेट, ये सब प्राथमिक गतिविधियों में आता है। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में प्रयोग होता है? सिंचाई। बहुत अधिक पानी जो है व्यर्थ होता है भारत में सिंचाई में। अगला, भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? ज्वार भाटा नहीं, ये ज्वार है, जोनरा, महाराष्ट्र। भारत विश्व में किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो जूट का। चाय दूसरा नंबर पे आता है, कॉफ़ी का ब्राज़ील है, और चावल भी दूसरे नंबर पे आता है। लिग्नाइट कोयला कहाँ पाई जाती है? नेवेली। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र लिखा है, तो जोधपुर राजस्थान में है। बिग इंच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है? ये पेट्रोलियम का करती है। पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल। अगर इनमें से सभी रहता तो वो ठीक होता, लेकिन यहाँ बिग इंच लिखा है इसलिए पेट्रोलियम होगा। पाइपलाइन भी है एक। निम्न में से कौन सा स्थानों का जोड़ा चैनल टनल से जुड़ा है? पेरिस, लंदन। भरमौर जनजाति किस राज्य में स्थित है? यह है हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे देखिए, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत विकास के लिए, देखिए 2026 का है ये, सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो यह है पर्यावरण विकास। अमेरिका में दास व्यापार कब समाप्त किया गया? 1808 में। ओपेक में कितने सदस्य हैं? ये टोटल मिला के 12 सदस्य है। चलिए ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब चलिए सब्जेक्टिव चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले नहीं कराए हैं, तो ध्यान से देखिए आप लोग। 2026 का सब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये पुस्तक है, इसका लेखक कौन है? तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री E.F. शूमाकर, याद रखिएगा। ITDP किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2026 का मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव सॉल्यूशन है ये।
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन 2 स्थानों के बीच बना है? जैसे रोड में नेशनल हाईवे होता है, उसी तरह जल में राष्ट्रीय राजमार्ग होता है। तो ये गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है। यह प्रयागराज इलाहाबाद से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाती है, माने कोलकाता। गंगा नदी के किनारे पर प्रदूषण का स्रोत क्या है? तो गंगा नदी के किनारे प्रदूषण का मुख्य स्रोत है मानवीय गतिविधि, उसके बाद औद्योगिकरण, यही सब है। गंगा नदी के किनारे पर प्रदूषण का प्रमुख स्रोत मानव, औद्योगिक और कृषि गतिविधि है। और नदी प्रदूषित क्यों होता है? अगर एग्जाम में आए तो उसमें मानव सब को बहा दिया जाता है, उसके बाद औद्योगिक अवशिष्ट को बहा दिया जाता है, ये सब है परिणाम उसका। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब USA। भारत में कितने रेल जोन है? वर्तमान में 19 रेल जोन है भारत में। पुश और पूर्व कारक किसके लिए उत्तरदायी है? प्रवास के लिए। भारत में सीमांत श्रमिक कौन है? तो वह श्रमिक जिसको एक साल में 183 दिन से कम काम मिलता है, उसको बोलते हैं सीमांत श्रमिक। दूषित जल से होने वाली बीमारी हैजा है, टाइफाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के विभिन्न देशों में भूमिगत खनन विधियों की कोई 3 विशेषता स्पष्ट करें। और भी सब्जेक्टिव लेके आएंगे, तो इसको ध्यान से देखिए, तभी लेके आएंगे हम, समझ गए? चलिए, तो खनन की विधि, धरातली अथवा विस्तृत खनन, एक है भूमिगत अथवा कुपिकी खनन। धरातली खनन माने जिसमें कम गड्ढा खोदा जाता है, जैसे यह खनन का सबसे सस्ता तरीका है। धरातल पर और धरातल के निकट ही खनिज पाए जाते हैं। सुरक्षात्मक उपाय उपकरणों पर खर्चा कम होता है। धरातली खनन में कोयला निकाला जाता है। भूमिगत खनन भी इसी को बोलते हैं। इस विधि में गहराई तक कूप होती है, जहाँ से भूमिगत गैलरी बनती है। इस मार्ग से होकर खनिजों का निष्कर्षण एवं परिवहन धरातल तक किया जाता है। खनन का यह तरीका कठिन, महंगा और जोखिमपूर्ण है। विकास और वृद्धि क्या है? अलग अलग चीज है। वृद्धि मात्रात्मक है तथा तटस्थ या सामान्य मूल्य पर आधारित होती है। इसका संकेत नकारात्मक भी हो सकता है। विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन, जैसे किसी का मतलब बुद्धि बढ़ा, क्षमता बढ़ा, सोचने समझने की गति, उसका लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, तो वो विकास है, ओरिजिनल। गृह उद्योग की कोई 3 विशेषता लिखे। गृह उद्योग मतलब एक छोटा उद्योग होता है, जिसको कुटीर या लघु उद्योग बोल सकते हैं। कुटीर उद्योग कम पूंजी निवेश की जरूरत होती है। परिवार आधारित श्रम शक्ति, स्थानीय कच्चे माल पर ये आधारित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में छिटक तथा विखंडित ग्रामीण बस्ती में अंतर स्पष्ट करें। इसको कम ही लिखना है आपको, समझ गए? इसको कम ही लिखना है। तो छिटक बस्ती क्या है? ये प्रायः पहाड़ी, जंगलों वाले या दुर्गम क्षेत्र जैसे हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड और केरल में पाई जाती है। इधर 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 अलग अलग जगह होगा छिटक बस्ती। अब विखंडित बस्ती क्या है? ये आमतौर पर गुजरात और राजस्थान के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। एक यहाँ, एक इधर, एक इधर, दोनों लगभग एक ही है। छिटक माने जिधर मन तिधर लाइन से नहीं रहेगा। विखंडित मतलब भी वही होता है, समझ गए आप लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कृषि के लिए सिंचाई के महत्व को लिखे। भारत में कृषि के लिए सिंचाई अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश की कृषि व्यवस्था को प्राकृतिक वर्षा पर निर्भरता से मुक्त स्थायित्व प्रदान करती है। भारत में कृषि के लिए सिंचाई का स्रोत, एक से अधिक फसलों की खेती संभव, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास, वर्षा की अनियमितता और संतुलित करना। इतने कटी आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि, सिंचाई सुविधा का से होने से किसान क्या करने लगे? वर्ष में अधिक फसल उपजाने लगे, एक से अधिक फसल। जलागम प्रबंधन का स्पष्ट करें, इसका क्या उद्देश्य है? इसमें 2 क्वेश्चन है, तो 2 पार्ट में आपको लिखना है। तो जलागम प्रबंधन का संबंध किसी क्षेत्र के भूमि, जल, वनस्पति और पर्यावरण संसाधनों के समन्वय, संरक्षण, उपयोग और विकास से है। जलागम प्रबंधन एक एकीकृत योजना प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत भूमि उपयोग, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण और वनस्पति पुनर्स्थापन के माध्यम से उस क्षेत्र के प्राकृतिक संतुलन और उत्पादकता को बनाए रखते हैं। जलागम प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य मृदा और जल संरक्षण, भूजल स्तर में वृद्धि, कृषि उत्पाद में सुधार। इतने लिखना है आपको, जितना काट के बता रहे हैं। वनस्पति और जैव विविधताओं का संरक्षण। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम में एकदम बिल्कुल देखने को मिल सकता है कल। भारत में सड़क परिवहन के कोई 6 विशेषता। तो देखिए, परिवहन मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा सामान को, मतलब माल को और मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, उसको बोलते हैं परिवहन। तो भारत में सबसे प्रमुख परिवहन जो है सड़क है, क्योंकि आपको अगर रेलवे स्टेशन जाना है या एयरपोर्ट जाना है तो सड़क से ही जाइएगा। तो सड़क परिवहन का क्या विशेषता है? सड़क परिवहन सीधे उपभोक्ता के घर तक ले जाता है। जैसे सामान आएगा आपका घर, तो सड़क से ही आएगा। पहाड़ी क्षेत्र, उबड़ खाबड़ मरुस्थल में भी सड़क बना सकते हैं। इसका रख रखाव आसान है, समझ गए? ये सब छोटी दूरी के लिए उपयुक्त है। तो ये सब आप लोग 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं।
भारत के आयात संरचना के बदलते स्वरूप की कोई 5 विशेषता का वर्णन करें। समझ गए? तो भारत की आयात संरचना पिछले 3 दशकों में तेजी से बदली है, विशेष रूप से 1991 के उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद। इस बदलती संरचना की 5 मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। पेट्रोलियम और ऊर्जा उत्पादकों का वर्चस्व, पूंजीगत और प्रौद्योगिकी वस्तुओं का बढ़ता आयात, देखिए इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा आपको, मूल्यवान धातुओं और आभूषण का बड़ा हिस्सा, खाद्य उर्वरक आयात की सीमित परंतु आवश्यक भूमिका, सेवा क्षेत्र और रणनीतिक वस्तुओं का उभार, यही सब है। चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या घनत्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या घनत्व क्या है, कैसे प्रभावित होती है, उद्योग क्या है, ये कैसे प्रभावित होती है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम की दृष्टि से। चलिए, जनसंख्या घनत्व क्या है, तो हम अपना भाषा में बताते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली संख्या को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। किसी देश अथवा प्रदेश में जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के बीच अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इस कुल के बीच के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या आधार पर व्यक्त किया जाता है। तो जैसे प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति की संख्या, इतना नहीं लिखना आपको, सीधे लिखना है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। जितना लोग है उसको ऊपर में रखेंगे, जितना क्षेत्रफल है ज़मीन का उसको नीचे रखेंगे। हो गया। अब भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे अधिक राज्य में अगर पूछे जनसंख्या घनत्व तो वो बिहार का है, लगभग 1100। अब जनसंख्या घनत्व कैसे प्रभावित होता है, जैसे जनसंख्या प्रभावित होता है उसी तरह जलवायु, जहाँ की जलवायु अच्छा है, मतलब शीतोष्ण है, ज़्यादा गर्मी और ठंडा नहीं है, वहाँ जनसंख्या अधिक पाया जाएगा। मृदा, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा। परिवहन और विकास, जहाँ सामान पहुँचाना ये सब आसान, आवागमन आसान हो वहाँ जनसंख्या अधिक पाया जाएगा। अत्यधिक नगरी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा मिलता है, रोजगार मिलता है, स्वास्थ्य हॉस्पिटल ये सब नज़दीक है, यही सब है। शिक्षा भी मिलता है। प्रौद्योगिकी में विकास, जहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी है वहाँ पे भी जनसंख्या अधिक पाया जाएगा। धार्मिक नगर, जैसे मंदिर मस्जिद जहाँ पे है वहाँ पे रोजगार का अवसर पैदा होता है तो वहाँ जनसंख्या अधिक पाया जाएगा। राजनीतिक कारण, जहाँ पे अशांति या युद्ध होता है वहाँ जनसंख्या कम पाया जाएगा, जबकि जहाँ पे शांति है, सुरक्षा अच्छा है, वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाया जाएगा। अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछेगा ही, और बच्चे को ये समझ में नहीं आता है तो ध्यान से देखिए। 44 नंबर, नियतिवाद, इस पे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। नियतिवाद, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अनुसरण करने वाले मानते हैं कि भौतिक कारण जैसे जलवायु, उच्चावच, प्राकृतिक वनस्पति आदि मानव के समस्त क्रियाकलापों और जीवन शैली आदि को नियंत्रित करता है। नियतिवाद सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारण समझता है जो पर्यावरणीय कारणों को प्रभावित करता है। उदाहरण, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई क्योंकि वहाँ की जलवायु और मिट्टी ने कृषि को संभव बनाया। सहारा रेगिस्तान में जीवन कठिन है इसलिए वहाँ जनसंख्या विरल है। आर्कटिक क्षेत्र में बर्फीले जलवायु के कारण वहाँ के लोग शिकारी जीवन जीते हैं। ये हुआ, क्या था, ये आएगा ही एक क्वेश्चन, ये नियतिवाद था। अब चलिए निश्चयवाद देखिए, कुछ क्वेश्चन आ सकता है इसमें। यह विचारधारा उपरोक्त दोनों विचारधाराओं की चरम अवस्था के बीच का दर्शन है। गिफिन टेलर, ये किसने दिया था, गिफिन टेलर आएगा, मानता है कि मानव एक निश्चित सीमा तक ही प्रकृति को प्रभावित कर सकता है। इसी प्रकार उसने मानव की बुद्धि कुशलता को भी पर्यावरण को प्रभावित करने की में एक सीमा तक क्या किया, सक्षम माना है। भूगोलवेत्ता का प्रमुख दायित्व एक सलाहकार का है, ना कि प्रकृति की योजना की व्याख्या करना। उदाहरण, नीदरलैंड में समुद्र के नीचे बांध और पंपिंग तकनीक से भूमि का निर्माण, पोल्डर सिस्टम। रेगिस्तान क्षेत्र में सिंचाई और ग्रीन हाउस तकनीक से कृषि को संभव बनाना। पर्वतीय क्षेत्र में सुरंग, पुल और सड़क निर्माण करना। ये इंपॉर्टेंट था। अब ये देखिए अगला इंपॉर्टेंट है, घुमंतु पशुपालन एवं व्यावसायिक पशुपालन में क्या अंतर है। तो दोनों में अंतर है। घुमंतु पशुपालन मतलब क्या होता है, ये इसको झूम खेती जैसे होता था, उसमें झूम खेती को क्या बोलते थे, कर्तन और दहन कृषि। इसमें क्या करते थे, एक क्षेत्र के पेड़ को काट देते थे और उसको जला देते थे और उस हिस्से पे खेती करते थे। उसी प्रकार यहाँ है घुमंतु पशुपालन। समझ गया, याद करेगा ये सब क्वेश्चन, न तो वहाँ ताकेगा फिर। तो घुमंतु पशुपालन क्या हुआ, इसमें मानव जो है जब विस्थापित होगा तो अपने साथ पशुओं को भी ले जाएगा। तो इस तरह आपको अपना भाषा में वहाँ लिखना है कुछ ना कुछ। और व्यावसायिक पशुपालन, इसमें बड़े पैमाने पे पशुओं को पाला जाता है वैज्ञानिक तरीका से, जैसे पोल्ट्री फार्म होता है,
गाय रखते हैं, सुअर रख सकते हैं, उड़ार रख सकते हैं, वो व्यावसायिक पालन है, बहुत बड़ी संख्या में रखना पड़ेगा। और घुमंतु पशुपालन में कुछ मुर्गा मुर्गी ये सब बतख ततक रहता है, छोटे मोटे शेर बाघ चीता ये सब नहीं रहता वहाँ पे। तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं, दोनों में अलग है। घुमंतु पशुपालन सिर्फ जीविका चलाने के लिए करते हैं, जबकि व्यावसायिक पशुपालन लाभ कमाने के लिए करते हैं। समझ गए। जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारणों को स्पष्ट करें। इसको आप अपना भाषा में भी लिख सकते हैं। तो प्रकृति में सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक जल संसाधन है। लगातार इसका दोहन हो रहा है, जिसके चलते ये कम हो रहा है। मतलब जल में कमी क्यों हो रहा है? तो औद्योगिकरण, बढ़ती जनसंख्या, असमान वितरण, और जल प्रदूषित भी हो रहा है। जैसे उद्योगों द्वारा निकाले गए कूड़े कचरे का जल में विसर्जन से, मवेशियों को जल में नहलाने से, कपड़ा लता वो सब जल में धोने से, तो ये सब कारण है। इसको हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। समझ गए। क्लोरीनेशन ये वो छिड़काव करके इसके तहत कुछ नियम बना था। देखिए, सबसे पहले जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम 1974 में, यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। अगला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण को बचाओ, मतलब जल प्रदूषण को रोको, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ये सब की रोकथाम के लिए बनाया गया था। ये सब भी आ सकता है क्यों बनाया गया था। बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है क्या? 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। तो कोई भी सामान अगर हमको जैसे जापान से भारत लाना है या और भी देश से, सबसे बढ़िया साधन जो है वो जल परिवहन है। बड़ा बड़ा नाव चलता है, उसमें सामान आता है, जहाज पानी का। तो देखिए क्या लिखा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में समुद्री पतन का महत्वपूर्ण स्थान है। समुद्री मार्ग के द्वारा भारी वस्तुओं का भारी मात्रा में परिवहन होता है। जहाज पतनों पर रुकते हैं और वहाँ से आयातित माल को उतारा जाता है तथा निर्यात की जाने वाली वस्तु को चढ़ाया जाता है। समझ गए। इस प्रकार समुद्री पतन वस्तुओं के प्रवेश और निष्कास का स्थान है। यहाँ तक लिख सकते हैं। इसी कारण पतनों को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्देशीय बंदरगाह की 3 विशेषता। अंतर्देशीय माने जो देश के अंदर ही चलता है उसको बोलते हैं अंतर्देशीय, और जो देश से बाहर जाता है उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय। आंतरिक क्षेत्र को जोड़ना, मल्टी मॉडल परिवहन की सुविधा, स्थल आधारित स्थान। समझ गए। इस प्रकार बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रवेश द्वार है। ये सब लिख सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे दर्शाएंगे आप लोग, मानचित्र थोड़ा समझिए एक बार। इससे 5 नंबर क्वेश्चन है आपका फिक्स। तो कैसे, देखिए हम बता रहे हैं। ये जो है ये आपका क्या है? जम्मू कश्मीर। ये जो है पंजाब है। ये क्या है? आपका महाराष्ट्र है। सॉरी, ये आपका जो है सबसे पहले जम्मू कश्मीर और उसके नीचे पंजाब। और ये जो है आपका राजस्थान है, राजस्थान सबसे बड़ा है। ये है आपका गुजरात, ये है मुंबई, ये ठीक नीचे छोटा गोवा है। फिर है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है उड़ीसा, फिर है पश्चिम बंगाल, इधर झारखंड, बिहार, यूपी, ये मध्य प्रदेश है। ये सब आपको इधर 7 सिस्टर है, ये आपका सिक्किम है। समझ गए। तो ये आपको अगर याद है तो देखिए ये सब याद है। इसी से तो खेल है पूरा। खेल खेलो खेल और नंबर लूटो, खेल खेलो खेल और नंबर लूटो। 1 नंबर है कोलकाता। आपको पता होगा कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, तो इसको इस तरह करके कोलकाता लिख दीजिए। हो गया, 1 नंबर मिल गया। चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु बताए थे। तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो इधर ये तमिलनाडु है क्योंकि तमिलनाडु में ही चेन्नई है। आपको पूछे रांची कहाँ है तो झारखंड में टिक मारना है। मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, तो ये हो गया आपका मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अब चलिए आगे, दिल्ली, ये दिल्ली है। भोपाल, मध्य प्रदेश में भोपाल है। देखिए 5 नंबर आपका आ गया, 5 नंबर आपका आ गया। अगर ये याद रखिएगा तो 5 नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।